फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के चौपाल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम हर माह कुछ न कुछ गंभीर विषयों पर परिचर्चा करते हैं ताकि हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें और काफी लोगों को उससे लाभ हो। आज हर जगह स्त्री और पुरुष दोनों बराबर में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम संतुलन खो रहे हैं। चौपाल चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस नए सेशन में हम बात करते हैं हम तुम और वो की। इस वो ने सभी के मन में एक उत्सुकता जगाई कि ये वो कौन है। जरूरी नहीं कि हर बार वो का मतलब एक तीसरा व्यक्ति हो जिसकी वजह से रिश्ते में दरार पैदा हो। वो से हमारा मतलब है कि एक रिश्ते में उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारियां, आपसी सहयोग, क्योंकि इनसे भी दरार पड़ने की संभावना होती है। कहते हैं रिश्ते बनाना आसान होता है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, पर रिश्ते निभाना मुश्किल होता है जैसे पानी से पानी पर लिखना। आज जब समाज बदल रहा है और पारंपरिक परिभाषाएं भी, हम और तुम यानी पति पत्नी का जो डिफाइंड रोल होता है वह टूट रहा है। और जब चीजें टूटती है तो उसको बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। दोनों कमाने लगे हैं और दोनों मिलकर घर भी संभालने लगे हैं। तो जब दोनों दोनों नाव में सवार हो रहे हैं तो उसको और ज्यादा संतुलन की जरूरत हो रही है। साथ ही पूरे परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। अगर नई डगर चलना है तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है और थोड़ी ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। तो क्या हम वह तैयारी कर रहे हैं खुद भी, और क्या अपने बच्चों को वो तैयारी करवा रहे हैं? कैसे ये तैयारी कर सकते हैं? इन्हीं सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे ताकि हम तुम प्यार से रह सकें और वो के संतुलन से जिंदगी में खुशियां ला सकें। हम पानी पर पानी से लिखकर भी रिश्ते बहुत अच्छे से निभा सकते हैं अगर हम उसकी तैयारी कर लें तो। चौपाल चर्चा का जो एक कार्य प्रणाली रही है उसके अनुसार हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। आप ही के द्वारा उनके उत्तर मिलते हैं सभा को, और उन्हीं उत्तरों के माध्यम से एक समाधान ढूंढने का प्रयास करती है ये चौपाल चर्चा। अच्छा, यहाँ उपस्थित जितनी महिलाएं हैं, मेरा उनसे प्रश्न है, आप में से कितनी महिलाएं विमेन क्रिकेट देखती हैं? आप में से कितनी महिलाएं विमेन आईपीएल देखती हैं? आप में से कितनी महिलाएं पुरुषों का क्रिकेट देखती हैं? कितनों को मालूम है विराट कोहली, कितनों को मालूम है MS धोनी, कितनों को पता है कि पुरुषों में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन हम महिलाओं का जो क्रिकेट है वो नहीं देखते। तो जेंडर इक्वालिटी का एक परिभाषा यहाँ फिर से परिभाषित होती है, जहां हम महिलाओं को आगे बढ़ते हुए, प्रोत्साहन देते हुए देखते ही नहीं है उनका क्रिकेट। जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है जेंडर इक्वालिटी जैसा शब्द एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ ना, जो भी आपका उत्तर हो कृपया सभा को बताएं। स्त्री पुरुष के बीच में समानता है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। तो स्त्री पुरुष के बीच में होने वाली समानता से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली जहां तक मेरे व्यूज हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि जेंडर इक्वालिटी हमारे इंडियन सिस्टम में है, और जेंडर इक्वालिटी की हमको जरूरत भी नहीं है। बट ये है कि बस एक इतना अच्छा, जैसे कोई भी हम लोग कहते हैं ना कि दो पहियों पे गाड़ी चलती है, तो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। वैसे तो जेंडर इक्वालिटी ये कहती है कि दोनों अपने जो उनके अधिकार हैं वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, और भी जो चीजें हैं वो सब दोनों की बिल्कुल सेम है। बट हमारे इंडियन सिस्टम में तो हम कभी नहीं ऑब्जर्व करते हैं ऐसा, और बिल्कुल जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम चीजों का मूल्यांकन करें, क्योंकि आज जो व्यवस्था बन गई है, महिलाओं से इतनी अपेक्षा, जैसा आपने कहा, और वो में बहुत सारी चीजें आती है। वर्क प्रेशर, आजकल सबको कमाने वाली महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। काम में तो खाना सुपर बनना ही चाहिए क्योंकि उनकी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना ही चाहिए क्योंकि आप एजुकेटेड हो, क्योंकि आजकल हर लड़की को पढ़ाया जाता है। तो आप बहुत अच्छे टीचर होने चाहिए, आपके बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, वो भी ड्यूटी आपकी है ना। एक माँ का फर्ज होता है।
फिर आजकल आप पैसे देखो तो जेंट्स बोलते हैं आप इतना पैसा खर्च करते हो, आप कमा सकते हो, आप कमाओ ना, आपके माता पिता ने पढ़ाया क्यों है। तो इस तरह की हमारे समाज में चल रही है। लेडी जो कमा रही है, मैं तो देख रही हूँ दे आर ओवर बर्डन। जो अभी जैसा मैडम ने बताया था, रमा मैडम ने, उनका कहना बहुत सही है कि इस इशू पे ध्यान देना चाहिए। जो आज हमारा समाज जो नीचे गिर रहा है, उसके पतन के कितने सारे कारण हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? जब लड़का लड़की असमान, वहीं से स्टार्ट हो जाती है घरों में, कि लड़का लड़की जो होते हैं वो ही समान नहीं होते पहले तो पालन में। फिर हम पूरा दोष लड़की या महिलाओं को देते हैं। कुछ भी हो रहा है समाज में, इट्स ड्यू टू देम। कहाँ तक सत्य, जिनको हम इज्जत कहते हैं घर की लड़कियों को, और वो कहाँ पढ़ रही है, कहाँ नहीं है। कई माता पिता को तो ये भी नहीं पता होता, बॉम्बे में है, बहुत दिन तक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो आज हम लाइव सिनेरियो देखते हैं कॉलेजेस में, कई माता पिता कहते हैं हमारे घर की लड़की हमारी इज्जत होती है, जरा सा कुछ करती है तो वो इज्जत होती है। स्त्री पुरुष की समानता का जो शाब्दिक अर्थ अपन मानना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं, वो ये है कि जो उनमें डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल है, बाकी सारी चीजें हमारी क्रिएट करी हुई, उसे हमने ही बनाया है। तो समानता, जब ऊपर वाले ने जो चीजें दी हैं वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आई मीन डिफरेंसेस हैं, न कि हमारे कुछ काम करने के या जो है वो हमने ही बनाए हैं। रीजन उसके बहुत सारे रहे होंगे। तो समानता होनी चाहिए और हो रही है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता, अभी हम जिस परिप्रेक्ष्य में या जो भी बातें कर रहे हैं ये सब, पर स्त्री पुरुष की समानता का मतलब यही है कि आप काम को उनपे मतलब डिफाइन ना करें कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जेंडर, या ये चूंकि ये लड़की है ये करनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि समानता कोई है नहीं स्त्री पुरुष में, तो और वो होनी भी नहीं चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, तो हम समानता क्यों ढूंढ रहे हैं वो नहीं मुझे समझ में आ रहा है। क्यों समानता क्यों होनी चाहिए? ओके, वेरी गुड। दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, जैसे है विचारों से कहिए या जो भी कहिए, तो समानता क्यों ढूंढनी है हमें? समानता स्पेशल है, पुरुष अपने आप में स्पेशल है। कुछ चीजों में वो बहुत अच्छे हैं, कुछ चीजों में हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें समानता करनी नहीं है, शायद मेरी ये सोच है। ये समानता मतलब ये नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारी दोनों बराबर निभाए। स्त्री को स्त्री की जिम्मेदारी और पुरुष को पुरुष की जिम्मेदारी जो पारिवारिक होती है और सामाजिक होती है, वो अपने अच्छी तरह से निभाए। ये नहीं कि स्त्री बोले मैं जीन्स पहन के जाऊं क्लबों में नाचूं और आप नाच रहे हैं, ऐसा नहीं। पुरुषों की बराबरी और महिला की अपनी जिम्मेदारियां होती है, दोनों अपने अपने जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाए, उसे समानता मानती हूँ मैं। वो होड़ा होड़ी में वो जो घर टूट रहे हैं ना, उसे समानता मैं नहीं मानती। महिला ना ममता की मूर्त है भाई। उसमें दया, पया, माया, भक्ति, ये सब लेडीज में ज्यादा रहते हैं। किसी ने बोला कि शारीरिक असमानता के अलावा स्त्री पुरुष में असमानता जैसा कोई क्षेत्र नहीं होता, ये समान होते हैं। केवल जो शारीरिक संरचना हमारी जो प्रकृति ने हमें दी है, उसके अलावा समानता असमानता जैसा कुछ नहीं है, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है। किसी ने बोला कि समानता करनी ही क्यों है, समानता की हम बात ही क्यों करें, दोनों अपने अपने क्षेत्र में, दोनों अपनी अपनी दुनिया में जो जैसे है वो वैसे है, हमें ये समानता करनी क्यों है। किसी ने बोला कि अपने अपने दायित्वों को निभाना ही समानता है, और इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, अपने दायित्वों को हम छोड़ देते हैं, तो फिर ये ऐसी समानता को कोई मायने नहीं रह जाता। लेकिन क्या वाकई में हम वो समानता की बात कर पा रहे हैं जो समानता हमें चाहिए? अब इस समानता को थोड़ा सा और इलैबोरेट करती हूँ आप लोगों के आगे, शायद आपके विचार थोड़ा सा बदले और आप वापस अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। समानता का मतलब, संगीता जी, एक दूसरे के साथ होड़ करना नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं है कि अगर घर में 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चे बराबर हैं, वहां पे हम उनके जो उनका हुनर है या जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई होड़ नहीं कर रहे हैं। हर बच्चा अपनी तरह से यूनिक है, हर बच्चा अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे लिए चारों बच्चे बराबर हैं? एक माँ से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपके दोनों बच्चे बराबर हैं, समान हैं, तो क्या हम इस तरह के पॉइंट्स तब कह सकते हैं कि समान कैसे हो सकते हैं? उसमें अपनी क्वालिटीज है, उसमें अपनी क्वालिटीज है।
क्या हम बच्चों के लिए ये बात कह सकते हैं कि नहीं भाई, शारीरिक संरचना में बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, किसी की लंबाई ज्यादा, किसी की कम, बाकी तो वो सब जगह सेम है। एक बार फिर क्वेश्चन को थोड़ा चर्न करिए। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, सबके अपने अपने दायित्व हैं, लेकिन इन सब से परे क्या वो समान है? ये समानता का मतलब ये होता है, जैसे अभी किसी ने बताया कि अधिकार सेम हो तब वो समानता है। क्यों? दायित्व की बात कहाँ चली गई? अगर अधिकार सेम है तो दायित्व भी होने चाहिए सेम। तो इन सब को देखते हुए, इन सब के हिसाब से अगर हम समानता को रीजनरेट करें, तो वापस मेरा प्रश्न आप लोग के समक्ष है, क्या समाज में स्त्री और पुरुष समान हैं? किसी ने बोला भारत में स्त्रियों को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। मेरा प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि दूसरे देशों में स्त्रियों की क्या स्थिति है? नहीं, क्या कहीं हमें भी पता है कि दूसरे देशों की स्त्रियां किस दौर से गुजर रही हैं, किन परेशानियों से, किन असमानताओं से गुजर रही हैं, जो हम ये लेबल लगा देते हैं कि भारत में स्त्री और पुरुष में वो समानता नहीं है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष शारीरिक संरचना के अलावा समान, अपने अपने अंतरों को रखते हुए समान है? उनको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, उनको एक जैसे दायित्व होने चाहिए, उनको एक जैसे अवसर मिलने चाहिए। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? केवल अपने हाथ को हिला दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप इस बात से सहमत हैं कि एक समाज में, एक स्वस्थ समाज में स्त्री और पुरुष को समान संभावनाएं मिलनी चाहिए। आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि उन्हें अपने परिवार में ये समानता पूरी तरह से मिली है, कि आपने अपने घर की आर्थिक नीतियों में क्या सहयोग करा है? एक्चुअली घर सिर्फ आर्थिक उससे नहीं चलता है। नहीं, मेरा प्रश्न सिंपल है, आपने अपने घर की आर्थिक नीतियों में कितना सहयोग करा है? नीतियों में, मैं आर्थिक योगदान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने घर के लिए कितना कमाया है, बिल्कुल नहीं। आर्थिक नीतियों में, यानी आर्थिक जो घर में लिए गए जो निर्णय हैं, उसमें आपका कितना योगदान है? उसमें जितने भी निर्णय बिजनेस से हटके लिए जाते हैं, बिजनेस से हटके परिवार को चलाने के लिए या कहीं पे भी कुछ करने के लिए, उनमें पूरा सहयोग होता है, उसमें पूरे निर्णय मान्य होते हैं। जैसे कहीं भी कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है या पारिवारिक कोई कार्यक्रम होना है, उसमें सारी चीजों का पूरा अपना डिसीजन हो सकता है। बाकी बिजनेस, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से रही हूँ शुरू से, तो जॉइंट फैमिली में मेरे एक देवर भी हैं और मेरे फादर इन लॉ भी रहे थे, तो सब मिलके जिस तरह से काम करते थे, तो वहां इतनी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। परफेक्ट। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके घर में आने वाली आय, जो इनकम आपके घर में आती है, उस इनकम पर आपको सरकार के द्वारा कितना टैक्स भरना पड़ता है? कोई जानकारी इस बारे में? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकम का ही आइडिया नहीं है। जैसा आपने बोला कि बिजनेस अलग है, मैं यही आपको रोकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभा में कोई मेरे प्रश्नों से डरे नहीं, बिल्कुल झिझके नहीं। हम एक कम्युलेटिव पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो आपका एक डेफिनेटली एक सेविंग अकाउंट होगा। उस सेविंग अकाउंट पर आपको कितने % का इंटरेस्ट मिलता है? आपको कुछ आइडिया? मेरे सेविंग अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया में तो 5-5.5 कुछ मिलता होगा। एफडीओ में सीनियर सिटीजन है, अभी फिलहाल 7.70 बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है, शायद 10-5% इधर उधर हो सकता, क्योंकि मैं खुद जाके नहीं करती हूँ, मेरे सिर्फ सिग्नेचर करती हूँ, बाकी सब देखते हैं हस्बैंड, पर पूरी नीति मेरी चलती है कि मुझे इसका एफडी बनाना है या कोई शॉपिंग करना है घर के लिए, या घर में कितने % मुझे खर्च करना है। मेरे टैक्स का भी सब मेरा बेटा देखता है, इसके लिए वो मुझे पता नहीं 2-2.5 लाख टैक्स मैं खुद भरती हूँ, 3-4 लाख बेटे का जाता है, तो इतनी बातें मुझे पता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो 5% आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है, उसकी जगह अगर आप उसी पैसे को
किसी और फंड में डाल दें जहां 12 से 13% मिल सके, तो उसको वहां ट्रांसफर किया जाए। कभी तो इस बारे में आपने कोई बात करी घर में? हाँ, बिल्कुल डिस्कस करते हो, पर मैं देखती हूँ, मेरा अपना खुद की ही राय ये है कि गवर्नमेंट बैंक, मतलब जो बैंक अपनी नेशनलाइज है, उसमें एफडी में जो मिले वो मेरे लिए सेफ पैसे है, क्योंकि मैं 2-4 जगह इसमें धक्के खा चुकी हूँ। तो अब मैं मना करती हूँ, तो वो मेरा चलता है। उनकी इन्वेस्टमेंट, बच्चे उनको थोड़ा बहुत करना है, उनके मन से करते हैं, पर मेरे इन्वेस्टमेंट पे मेरी ओपिनियन से चलता है। शोभा जी, आपके पास में टर्म इंश्योरेंस है अपना? मैं अब 70 इयर्स के ऊपर हूं ना, तो अब वो नहीं है। सब मेरे मतलब मैच्योर्ड हो गए हैं इंश्योरेंस के, और अब इसके बाद में मैंने कोई भी पॉलिसी नहीं निकाली। नहीं लिया आपने अपने लिए रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से? इसके पहले जो थी टैक्स के हिसाब से वगैरह इंश्योरेंस, अब मैं इंश्योरेंस का कैलकुलेशन मारवाड़ी भेजे से करती हूँ कि अब बोनस लाइफ के लिए मैं बचाऊं और इंश्योरेंस करूं, इससे तो वही पैसे मैं री इन्वेस्ट करूं। बैंक एफडी आपका इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करता, तो वो डेफिनेटली हर साल का आपको 1-2% जो रियल टर्म में लॉस होता है फाइनेंस का, वो 1-2% ज्यादा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है, तो उससे अच्छा तो महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं, तो बैंक में एफडी से तो ज्यादा अच्छा है, महिलाएं सब लोग अपने लिए ज्वेलरी ले लें, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आई एम PhD केमिस्ट्री फ्रॉम CSIR, बट मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे अपनी कभी सैलरी नहीं बताई है, और कमी 50,000 40,000। तो मेरे कॉलेज के लोग बोले, मैडम वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, आपको गलत पता है। मैंने कहा नहीं, मैं उनसे पूछती हूँ जरूरत क्या है, और उनके ऐसा है कि वो मेरा जो अकाउंट रहता है, मैं खैर इसमें मेरा भी गलती रही कि मैंने PhD किया, फिर मेरे बच्चे हो गए, तो मैंने उस उधेड़ बुन में, खाना पसंद है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, घर की बाकी चीजें, साफ सफाई, पूजा पाठ, बच्चे, और मैंने सोचा यार इनके ऊपर ये चीज छोड़ देते हैं ना, डिपेंडेंट रहते हैं ना, दिक्कत क्या है कि मतलब अपन इनको पूरा अपना पता है, ठीक है। बट जब मुझे बहुत साल बाद महसूस हुआ कि यार मुझे भी तो पता होना चाहिए, बट आज तक मुझे नहीं पता है, और क्या होता है पैसे का। मतलब मैं एक घर भी लेना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड SDOT है, बट वो मना करते हैं, पापा का घर है, मैं अभी अपना घर थोड़ी ना बनाएंगे। मैंने कहा हम लोग कहाँ जाएंगे एक एज के बाद, आप 3 भाई हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता है, और वो पसंद नहीं करते बताना। बोले हम भिंड यूपी में, इतना पूछते क्यों हो, हमारी मम्मी ने जीवन में कभी नहीं पूछा। तो क्या आप मानते हो कि ये एक समानता है स्त्री और पुरुष में? नहीं है, और ये पता है, हम लोग केवल कुछ परिवार छोड़ दीजिए जो बहुत इकोनॉमिकली रिच हैं, जिनके यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है, वो महिलाएं ठीक हैं। बट अगर अपन ऑनेस्टली धरातल पे रख के देखें ना, आई एम वर्किंग इन कॉलेज, आई एम रोमिंग अराउंड ऑल टाइप ऑफ पीपल, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज हैं, ये हैं, उनकी जब मैं चीजें देखती हूँ, मुझे कई बार बहुत दुख होता है। कई बार 70-73 की होने के बाद उनके पास जब मन है, उनको बहुत अच्छी दवाइयां चाहिए, कुछ ऑपरेशन चाहिए, कई बार उनको घर से सपोर्ट नहीं होता है जो रियल है, और फिर वो हम लोग झूठा तो सब बोलते हैं, पर अंदर झांक के तो देखो जो सच्चाई क्या है। जब हम सच्चाइयों को स्वीकार करेंगे हमारे समाज की, जब हम इन मुसीबतों से बाहर आ पाएंगे। एक पुराना युग जा चुका है, और नए युग में कितनी क्या प्रॉब्लम फीमेल फेस कर रही है, कभी उनके एंगल से तो हम सोचें। आज भी समानता नहीं, हम अपनी सैलरी नहीं छुपा सकते, पर एक पुरुष छुपा सकता है। हमें अधिकार नहीं कि हम उससे ये बोले कि आप आपका खर्च कहाँ करते हो, हमारा खर्चा तो तुरंत गिन लिया जाता है, इतना तो है, आप कमाते तो हो। बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में चीजें हैं जिनके कारण हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है। जब हम लोअर लेवल पे जाके देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुअर में भी आती, जब आप उनके देखेंगे ना, उनके हस्बैंड, मेरे यहाँ बाई किराए भरने का टाइम होता है ना, उस टाइम गायब हो जाते हैं, तो 4-4 हजार रुपए के लिए कितनी परेशान होती है। तो क्या ये आदमियों की जवाबदारी है कि आपके घर की महिलाएं परेशान हो रही हैं? उनको पता ही नहीं, और डिपेंडेंट है। जब तक जिंदगी डिपेंडेंसी में, जिनके अच्छे अमीर हैं, बढ़िया कट रही है, पैसा तो है ना, बढ़िया खुश है, पति के पास पैसा ये है। तो आपके हिसाब से बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जहां पर आर्थिक असमानता महिलाओं को देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता से लेना देना कुछ इस तरह से है कि अगर महिला वर्किंग भी है, तो कई घरों में ऐसा होता है कि उसकी खुद की सैलरी तो एक्सपोज्ड होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हस्बैंड कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, किस तरह से प्लानिंग हो रही है, उसमें उनका किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप
नहीं होता। बहुत सारे घरों में, परिवारों में आज भी महिलाएं इस तरह से अपने आप को आगे नहीं कर पाई हैं या समान दृष्टिकोण से आगे नहीं कर पाई हैं, जहां वो घर की आर्थिक नीतियों में, मैं फिर से बोलूंगी, आर्थिक योगदान इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्थिक नीतियों में वो अपना एक राय दे पाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता। अब मैं यहाँ पे उपस्थित जो पुरुष वर्ग है उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी पड़ाव पर, क्या आपने अपने जीवन संगिनी या अपनी बेटी को बिठा करके जितने आपके जो आर्थिक, मैं यहाँ पे सिर्फ आर्थिक की बात करूंगी, जो आपका आर्थिक कोष है, जो आपके एफडीज हैं, जो आपके लोन्स हैं, जो भी कुछ है, उनके बारे में, या आपकी पत्नी का जो स्त्री धन है उसके बारे में अपनी पत्नी को जागरूक किया है? मेरी और मेरी संगिनी के सामने मैं एक खुली किताब हूँ, चाहे मेरा फंड हो, चाहे मेरी कमाई हो या मिसेस की कमाई हो, इसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करके, एफडी बनाना है तो एफडी, कहीं गोल्ड लेना है तो कहीं गोल्ड, कहीं और इन्वेस्ट करना है तो कहीं और इन्वेस्ट के लिए हम आपस में 100% बात करते हैं, 90% भी नहीं कहूंगा मैं, 100%. I advise that, see, you are the powerful person. Every individual is so much powerful in everyone's life. So it is our responsibility to create. अब जैसा बोलते हैं कि समानता होना चाहिए, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? समानता क्रिएट करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज के बारे में अपने बताते हैं, और जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे से कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये मेरी राय लेके या मुझे बता के सारा जो भी इनका कुछ है, और वो सब भी बताते हैं मुझे। जब पत्नी खुले दिल से पति की तारीफ करे, ऐसे मौके कम आते हैं, और जब कोई कर रहा हो तो मिस्टर हेमलता जी, आई मीन जाकेटिया जी, आज आप शाम की चाय तो जरूर पिलाइएगा हेमलता जी को अपने हाथ से बना के। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, बात है कि हम लोग शेयर तो करते हैं सारी बात, पूरी डिटेल हमने तो काफी सिस्टमेटिक ढंग से अपने लैपटॉप पे वगैरह पे भी रखी हुई है, तो बताया भी है। मेरी बहू को भी, नॉट ओनली वाइफ को, मेरे बहू को, बच्चों को, सबको मालूम है, पर वो लोग इतने से उतना ज्यादा दिखाते नहीं है उसमें। उनको लगता है अभी तो डैडी है ना, डैडी देख लेते हैं, क्या दिखा, हमको क्यों देखना है, तो हम अपने पर्सनल फाइनेंस है उसको देख लेते हैं बस। उसमें हमको थोड़ा शेयर करते हैं तो करते हैं, नहीं करते, पर हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो उनको मालूम है बहुत अच्छी तरह से किया हुआ, कहीं जाने वाला नहीं है, सबका अपना अपना शेयर मिलने वाला है। आजकल के बच्चे जैसे जो मेल और फीमेल दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, तो मुझे तो लगता है, जहां तक मैं देख रही हूँ अपने सराउंडिंग, उसमें सभी सब कुछ डिस्कस करके ही करते हैं, फाइनेंशियल सब कुछ, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है। इवन मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो उनके घर में एक छोटी सी चीज भी लानी होती है तो वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, ये ले लेते हैं, ये ब्रांड ले लेते हैं, या जो कुछ भी है। और बाकी जो बिजनेस में है उसमें थोड़ा सा ये है कि आज जैसे हमारा जो जनरेशन है उसमें हमने शुरू से देखा नहीं, तो हमारा भी इंटरेस्ट नहीं रहा। कुछ सब चीजें एक, जैसा प्रिया जी बोल रही थी कि जो रिच फैमिलीज होती हैं, तो कई बार जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहां पे फीमेल्स फिर अपना दायरा बना लेती हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनको क्या करना है, उनको इन फाइनेंशियल मैटर्स में जाना है, नहीं जाना है, तो वो अपने आप में इतना सेफ समझती हैं शायद खुद को कि वो फिर उसमें नहीं जाती हैं। इस पॉइंट को इस सभा का हर व्यक्ति ध्यान से सुने। जैसा कविता जी ने बोला कि कई बार परिवार में महिलाएं अपने आप को सेफ समझती हैं कि ठीक है, हो रहा है ना, जैसे ललित जी ने भी बताया कि वो चाहते हैं कि घर की महिलाएं देखें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो सर पे कोई है ना, तो वो संभाल रहा है, ठीक है। तो क्या हम समानता आर्थिक रूप से तब लेकर आएंगे जब हमें ये लगे कि अब तो हमें ही करना है? क्या ये समानता तब हमारे अंदर आएगी जब हमें ये लगेगा कि अब ऊपर करने वाला कोई नहीं है? एक्चुअली अभी मैंने फिलहाल में देखा, एक हमारे कॉलेज में थी, उनको सडन हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड, बट उनकी वाइफ को ना कुछ भी नहीं पता था बेचारों को। वो बोले मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरा कहाँ हस्बैंड का पैसा था, क्या था, और वो इतने टेंशन में आ गए। उनका थोड़ा सा एक बच्चा एबनॉर्मल है, बेटी है, पर चलो जॉब लग गई, उस बच्ची ने संभाल लिया, पर उनको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी सेविंग। तो इस तरह की परिस्थितियां जो रहती है ना, वो बड़ी दुखदायी होती हैं।
इसलिए एक मेरे को लगता है एक लेडी को भी इतना कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या है क्या नहीं है, ताकि बिल्कुल सही बात है आपकी। हम लोग जब से एफओई फॉर्म हुआ है, एक चीज का सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग प्लीज अपनी अपनी वसीयतें लिखिए, नंबर 1। और हमने एक बुक भी पब्लिश की है, व्हाट माई फैमिली शुड नो। उसमें सभी टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी बैंकिंग रिलेटेड हो, आपके पासवर्ड्स हो, आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर हो, काफी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, friendsoffelderly.com। उसमें आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के भी रख सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम जो लोग भी हैं, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, वो बुक के मल्टीपल कॉपीज बना के भर के एटलीस्ट अपने पार्टनर के पास तो होनी चाहिए वो। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां पर व्यवसाय का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सास के द्वारा गहनों का बंटवारा नहीं हुआ है। और उस चक्कर में सास के बाद में जो बहुएं हैं उनके बीच में जो एक मानसिक क्लेश कि उसको 4 कड़े ज्यादा चले गए, इसको 4 कड़े कम चले गए, इस तरह की मतलब पारिवारिक कलह को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। जहां पर जो पिता हैं उन्होंने परिवारों को अलग कर दिया, उन्होंने लैंड्स को डिवाइड कर दिया कि ये लैंड तुम्हें जाएगी, लेकिन सास ने चाहे मोह से ग्रसित होकर या कैसे भी अंत समय तक गहनों का बंटवारा नहीं करा। वसीयत अगर करें, जो लोग भी वसीयत कर रहे हैं, वसीयत जब करें तो उसमें स्त्री धन को भी जरूर जोड़ें, क्योंकि स्त्री धन भी बंटवारे के समय में बहुत तकलीफ देता है। घर के और परिवार के जो दायित्व हैं उनका जो एक बंटवारा होता है, या उनका दोनों जेंडर्स में जो एक जाना होता है कि भाई ये काम आपका, ये काम उसका, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हम सामाजिक रूप से कितना समान है? वो पीढ़ी जो इस कार्यों के विभाजन को बहुत अच्छे से निभाती आई है कि ये काम आपका, ये काम हमारा, उनके लिए तो बहुत अच्छा सफर हो चुका। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बहुत दिग्भ्रमित हो रही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसका एक्चुअली दायित्व है क्या। तो ऐसे में ये पीढ़ी तो बहुत परेशान है। कोई इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए बताना चाहेगा कि क्या सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से जेंडर इक्वालिटी पनप रही है परिवारों में या नहीं? मैं बोलना चाह रहा था, एक तो क्या बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से भागते ही हैं उससे, और आजकल क्या कंफर्ट लेवल बहुत हो गया है, बोलते जब समय पड़ेगा देखा जाएगा। और जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, जिनकी खुद की अपनी मैंने पोजीशन बन गई, उनको पेरेंट्स से इतनी उम्मीद भी नहीं रखते कई बार। तो अलग अलग क्लासेस, मीटिंग की अलग अलग क्लासेस हो गई है, वो अपनी इंडिपेंडेंस ही ज्यादा चाहते हैं। आपसे जो मिल गया है वो तो हमारे लिए बोनस है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है, आप इंजॉय करो, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते। और दूसरा जो विल वाली बात है, विल के बारे में थोड़ी जागरूकता कम है कि विल कैसे बनाई जाए, कितनी बनाई जाए, कितनी ट्रांसपेरेंट बनाई जाए, यहाँ पे थोड़ी हमारी जागरूकता कम है। मेरे जैसा आदमी भी जो काफी इस चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ, देखता भी हूँ, क्लियरिटी नहीं रहती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब स्त्री धन की बात करी तो कितने हद तक उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए, किसको बताना चाहिए या किसको नहीं बताना चाहिए। सब जो बता देंगे तो कभी कभी वो फायदे के बजाय नुकसानदेह भी होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट में जो आपकी ज्यादा सेवा करता है, डेफिनेटली आपकी झुकाव उस तरफ होगा थोड़ा, उसको आप ज्यादा देना चाहेंगे। तो आज आप डिसाइड नहीं कर पाते वो चीज, सबको इक्वल तो आप नहीं देख सकते हो। जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है, जो अपने पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को भी इससे ज्यादा ध्यान देता है, उनको डेफिनेटली कुछ अवार्ड तो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उसको परोपकार के काम में लगाना चाहते हैं आप, बच्चों के हो सकता है बिल ऐसी बनाई जाए कि वो पैसे आपके बाद में भी वो सही जगह पे लग जाए, परोपकार के काम में या समाज के काम में। बिल के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार सेशन किए हैं सर, और फिर से एक बार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अपने वेबसाइट पे जाइए, आपको पुरानी जो यूट्यूब की लिंक है विल के ऊपर पूरे क्वेश्चन आंसर्स है, सबके जवाब दिए हुए हैं, आपको डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पारिवारिक समानता के बारे में हम क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अभी ये सामाजिक समानता आने में कुछ फ्रंट पे हमें बहुत समय लगेगा। और इसको मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। रियल लाइफ में हम लोग देखते ही रहते हैं, अगर आप शादी करते हैं, बच्चों की दो घरों में शादी होती है, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा कि दामाद का ओपिनियन ससुर के लिए बड़ा मैटर करने लगता है जनरली, कि चलिए दामाद जी से ओपिनियन ले लेते हैं।
और वहीं अगर उतनी ही क्वालिफाइड हमारे यहाँ बहू आ जाएगी तो हमें थोड़ी हिचक होगी उससे ओपिनियन लेने में। वो सुझाव दे देगी तो फिर ठीक है, चल जाएगा, उस पे सोच सकते हैं। और इसमें कोई गलती नहीं बता रही हूँ मैं, पर ये सामाजिक परिवेश में ऐसा है, बहू अगर हम किसी के घर जा रही है और वो वहां ना काम करे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। ये हमारी भी बातें हैं, ये कोई पुराने जमानों की बातें हैं, क्योंकि हम वो ढांचे से देखते हुए आ रहे हैं। जनरली ये 2-3 पॉइंट्स हम देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेचर पर भी मैं एक्चुअली बीच में ज्वाइन किया मैंने, और मैं वही सोच रही थी। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसकी शादी अच्छे खासे समय में हुई, और बहुत जल्दी में शादी हो गई थी। मतलब शी वाज 2-1 महीने में, उन लोगों को अरेंज मैरिज थी, 2-1 महीने में शादी हो गई। तो जब शादी होकर वो दूसरे शहर में गई तो वहां उसको बोल दिया गया कि ये मत यूज करो, ये मतलब ये हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो उस और भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए। तो उसके पास खुद, वो उस टाइम पे अर्न नहीं कर रही थी, उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। तो उसे ये लगने लगा कि मेरी शादी जिस फैमिली में मेरे घर वालों ने कराई है, मेरे घर वालों को गलत इंप्रेशन है, और वो फैमिली जो है वो एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत वीक है। और वो कुछ समय तक ऐसे ही रहने लग गई कि मतलब ना तो परिवार ससुराल में बताती थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, ना उसको वो हक दिया गया या अपनी तरफ से पैसे दिए गए। और घर आकर, अपने पीहर आकर वो अपने ससुराल की बात ढकती थी कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ससुराल के पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत हास्यास्पद था। बाद में पता चला कि उसके ससुराल वाले बस एक्चुअली पैसे नहीं दे पा रहे थे, बट फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। तो ये कुछ चीजें हम लोगों को, ऐसा है कि सामाजिक स्तर पर अभी स्त्री अगर बोलती है तो ये मान लिया जाता है कि वो वाचाल है, या फिर बहुत दिमाग चला रही है, या अपना हक कैसे डिमांड कर सकती है, हमारी मम्मियों ने तो नहीं किया और अच्छा चल रहा था। और ये हम लोग भी नहीं बदल सकते। अगर हम बहू बेटी से भी आगे बढ़कर हमारी मम्मी की पीढ़ियों की भी बात करते हैं, तो समझ आने में ज्यादा डिपेंडेंसी वो महसूस कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। और छोटे छोटे कई उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी जॉब है या मेरे हस्बैंड की जॉब है और हस्बैंड का ट्रांसफर हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि लड़की का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है वहां पर। ऐसे कितने हमारे आसपास लोग होंगे जो शिफ्ट करते हैं मेट्रो सिटीज में और वाइफ ट्रांसफर करती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड ओके, विच इज ओके टू अ स्टैंड कि हम और मतलब हस्बैंड वाइफ्स ने वो कंसिडर किया है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनके फाइनेंशियली, आर्थिक। कि अगर पति और पत्नी दोनों कार्यरत हैं और उनमें से एक का ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह होता है, तो क्या जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, कि अगर पति का ट्रांसफर हो गया लेकिन पत्नी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ऐसे में अगर पत्नी अपनी जॉब से रिजाइन करती है या पत्नी एक कदम आगे लेती है कि ठीक है मुझे अपने परिवार के लिए वहां पे जाना है, तो क्या ये सामाजिक और पारिवारिक असमानता को दर्शाता है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक निर्णय लेने के लिए मेरा अधिकार सुरक्षित है या नहीं, राइट्स की बात है। ये अधिकार का और अपने दायित्वों का पालन मैंने बराबर रूप से किया या नहीं किया। तो हर बार अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी अगर अपनी किसी चीज को छोड़ता है और आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके मतलब वो अपने घर में एक दब रहा है या उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर निर्णय उसके द्वारा लिया गया है तो ये असमानता को दर्शाता है। ये मेरा मानना है। इसे समझ और सहयोग कहते हैं कि अब घर में जब ये जो नई पीढ़ी है, ये जब अब घर में अपनी गृहस्थी को लेकर आगे बढ़ती है, कई जगहों पे माता पिता साथ में नहीं होते, परिवार साथ में नहीं होते, अब ये आगे बढ़ रही है। इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर के दायित्वों को थोड़ा थोड़ा कवर कर भी रहे हैं। कई जगह तो उल्टी गंगा बह रही है, कई जगहों पे गंगा इस तरह से कुछ बह रही है कि लड़की काम भी नहीं करती है, लेकिन वो एक्सपेक्ट ये करती है कि जेंडर इक्वालिटी का जमाना है तो मैं ही सारे काम क्यों करूं। वो आर्थिक संबल भी नहीं है। ये आजकल घरों में सबसे बड़ा ज्वलंत विषय बना हुआ है, जहां पर लड़कों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे एक समय हुआ करता था जब हम कहते थे कि बेटियों का तो बचपन ही चला गया,
मैं तो आज ये कहती हूँ कि बेटों का बचपन चला गया। बेचारे जैसे ही ग्रेजुएशन में आते हैं उनको टेंशन शुरू हो जाता है कि अगर मैंने अपना घर नहीं बनाया तो शादी नहीं हो पाएगी, अगर मैंने समय रहते बैंक बैलेंस नहीं इकट्ठा किया तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। कौन लड़की देगा आज का तो अपना खुद का घर नहीं। हम वहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते? हम वहां पर अपनी बेटियों को क्यों नहीं कहते कि लड़के का मकान होना ये अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो जाओ जाके उस जिम्मेदारी में कंट्रीब्यूट करो और दोनों मिलकर एक घर बनाओ। हम ये कहते हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए आर्थिक एक, जिसको कहना चाहिए कि एक, अभी किसी ने ये बात कही थी कि वो इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो हम अपनी, कई बार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दामाद से कि वो हमारी बेटी को आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करे, लेकिन क्या हम अपने दामाद को ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम मेरी बेटी को आर्थिक सुरक्षा देना और मेरी बेटी तुम्हें पारिवारिक सुरक्षा देगी? कई बार हम उस जगह पे ये भी कह देते हैं कि तुम बेटी से खाना बनवाना एक्सपेक्ट कर रहे हो, घर ठीक करना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें बीवी चाहिए या मेड चाहिए? तो प्रश्न ये है कि आपको दामाद चाहिए या केयर टेकर चाहिए? कई जगहों पर पारिवारिक समानता असमानता बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पर आकर लग जाती है कि जब कभी ये हमने सोचा कि जो शादी है, यहाँ पर हम तुम और वो की मैं बात कर रही हूँ, अब हम वो पे आते हैं कि जब हम विवाह करते हैं तो विवाह होता क्या है? जब आप 7 फेरे लेते हैं, सब चीज करते हैं, विवाह कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू एडिशन है मेरी और आपकी लाइफ में। शादी के बाद कुछ तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए ना, चाहे वो वैल्यू एडिशन संस्कारों में हो, चाहे वो प्रसन्नता में हो, हैप्पीनेस में हो, किसी भी तरह से हो। तो आपने तो वैल्यू एडिशन कर दिया, आपकी बेटी को आपने एक ऐसे घर में भेज दिया जहां पर बहुत अच्छा, सब आर्थिक रूप से संपन्न है, लड़का वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन कभी लड़के से ये पूछा कि उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या हुआ? तो जो महिलाएं आर्थिक रूप से अपने आप को समान मानती हैं, जो महिलाएं इतनी सशक्त हैं, जो ये बात समझती हैं कि आर्थिक नीतियों में हमारा योगदान उतना ही होना चाहिए जितना कि घर के एक दूसरे व्यक्ति का है, एक पुरुष का है। और कई महिलाएं इस बात को बहुत फक्र से कहती हैं कि मुझे ये पूरा पता है, और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये पूरा पता है कि मेरे हस्बैंड ने कहाँ पैसा लगा रखा है, वो कहाँ कितना रखते हैं। वो कभी ये भी सोचें कि इस आर्थिक नीतियों, चलिए आपने काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के समय में हमारे जो दायित्व थे उनका अलग अलग रूप से होना बहुत कॉमन चीज थी। आप अगर उन आर्थिक संबल में उसका सहारा नहीं बन सकते, आपने नीतियों को समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात। ये समानता होनी चाहिए। अब पारिवारिक और सामाजिक समानता भी रखने का समय है। हमने बहुत पहले फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की जब चौपाल चर्चा शुरू करी थी तो की वर्सेस का के नाम से हमने एक डिस्कशन किया था, जिसमें हमने स्त्री पुरुष के कार्यों, दायित्वों और अधिकारों पे बात करी। उसी को थोड़ा और यहाँ पे आपके सामने रखती हूँ कि अगर हमें अपने बेटों को आर्थिक रूप से संबल बनाना आता है तो बेटियों को भी आर्थिक रूप से संबल बनाइए। अगर हमें अपनी बेटियों को पारिवारिक रूप से संबल बनाना आता है तो बेटों को भी बनाइए। रश्मि जी ने शुरू में कहा कि शारीरिक संरचना के अलावा कोई समानता असमानता नहीं होती, ये तो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो क्या हम एक ऐसा परिवार सोच सकते हैं जहां पे लड़के और लड़कियों में दायित्वों का भेदभाव ना हो, अधिकारों का भेदभाव ना हो, वो आपस में बैठ के डिसाइड करें कि कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम तुम्हें करना है। हर परिवार अलग, हर परिवार की सोच अलग, हर परिवार का नजरिया अलग, हर परिवार की डिमांड अलग। जो मेरे परिवार में दायित्वों का जो बंटवारा है वो आपके परिवार में हो, संभव नहीं। जो मेरे परिवार में अधिकारों का बंटवारा है वो आपके परिवार में हो, ये संभव नहीं है। तो हर घर अपने हिसाब से ऐसी एक नीति बनाए, ऐसा एक नियम बनाए कि ये काम तुम्हारा, ये काम मेरा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ही ये जेंडर इक्वालिटी। अगर मैं आज कई लड़कों से ये पूछती हूँ कि भाई तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, चाय कॉफी बना लेते हैं, कभी कभी मैगी भी बना लेते हैं, है ना। आप इस बात पे हंसते हैं, अरे इतना आ गया मतलब बहुत है भाई, तुम तो इतना कर लेते हो। वही अगर बेटी कहे तो हम कहते हैं कि ये देखो, ये पापा की परी है। हमने पापा की परियों पे भी एक चर्चा करी थी कि ये पापा की वो परी है जो चाय कॉफी और मैगी बना लेती है, पता नहीं ससुराल में जाके क्या खिलाई।
लेकिन ये दृष्टिकोण को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी पूरी तरह से कंफ्यूज है अपने दायित्वों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। विमल कुमार जी ने जैसा बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को बिठा करके सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सब किया हुआ है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसी चीजों को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए कि अपनी बीवी को बिठाइए, पूरी अपनी जो भी आपके आर्थिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई अनसीन कोई बहुत ऐसी घटना हो जाती है जो हमने सोची भी नहीं होती, तब उस समय आपके पीछे वालों पे क्या गुजरती है वो हम नहीं जानते। और इसलिए आर्थिक, हम बार बार से कहेंगे कि आर्थिक संबल एक दूसरे को देना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक घर की पत्नी या घर की महिला के ना होने पर घर बिखर जाता है, वैसे ही पुरुष के ना होने पे भी घर बिखरता है, ये हम सब जानते हैं। तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मैंने तो वैज्ञानिक समानता की बात भी कही कि हम जो है वो थॉमस मैडम को नहीं जानते, हम अबुल कलाम जी को जानते हैं। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम महिलाओं के बारे में उतनी जागरूकता रखते ही नहीं, हम उन्हें खेल में भी समानता नहीं देते। तो महिलाओं का आईपीएल भी जरूर देखें, वो भी बहुत मेहनत करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो खेल हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई हुनर हो, चाहे परिवार हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरीके से जो ये लिंग की समानता और असमानता की बात है, ये होनी ही नहीं चाहिए। जितना दायित्व उतना अधिकार, जितना अधिकार उतना दायित्व। अपने बच्चों को ये दोनों करने के लिए सोसाइटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे 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 हम लोग भी इवॉल्व होते हैं, समाज इवॉल्व होता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। आज हो क्या गया है, पिछले 5-10 साल में जो माहौल बना है, जो हमने पिछले सेशंस में भी चर्चाएं की थी कि लड़कियों को या महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिली है, पढ़ाई तो एक फैक्टर है, उसके अलावा चाहे लीगली हो, सोशली हो, जो स्वतंत्रता मिली है, और कभी भी राइट्स मिलते हैं तो साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बराबर आनी ही चाहिए। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं छूट गई, सिर्फ राइट्स की बात रह गई। उसी के चक्कर में आज क्या हो रहा है कि आज जितनी भी नई शादियां हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, 2 क्वेश्चन। एक कि अगर लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि आज अगर मैं शादी करता हूं तो व्हाट इज दैट शी इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल। मुझे टेंशन ज्यादा हो रही है, पहले के जैसा नहीं है कि रूल क्लियर है कि हाँ भाई वो अपना घर संभालेगी, मेरे को खाली कमाना है। आज वो टेंशन नहीं है, कमा तो मैं लूंगा, लेकिन पीछे अगर मुझे घर भी चलाना है तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, शादी हो भी गई तो कितने दिन टिकेगी उसका एश्योरेंस न लड़की के माँ बाप दे सक रहे हैं, न लड़का खुद दे सक रहा है। तो ये चक्कर में क्या हो रहा है कि पहले तो हम पढ़ाने के चक्कर में लड़के लड़कियों दोनों की उम्र बढ़ा दी है, जो आपस में एक दूसरे को समझना, एडजस्टमेंट करना है, वो पीरियड भी निकल गया। और आज सिर्फ लड़कियां, मैं स्पेशली लड़कियों की बात करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा मतलब कॉशियस बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए कि आज वो सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करती। और मैं जितना देखा हूं, लड़के आज रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब उन दोनों को अपनी गृहस्थी संभालनी है तो डेफिनेटली हम जो पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई लड़कियों को हर चीज समझनी है, इंक्लूडिंग फाइनेंसेस, हैंडलिंग ऑफ थिंग्स, इंटरनल एक्सटर्नल। वैसे ही लड़कों को सिर्फ बाहर नहीं, घर भी देखना है। लेकिन ये बैलेंसिंग आने में कहीं ना कहीं हम लोग तो खैर सब काफी बड़े एज ग्रुप के हैं, लेकिन अपनी यंगर जनरेशन को हमको दोनों को समझाना पड़ेगा कि भैया ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गृहस्थ चलाना हो या बाहर जाके फाइनेंस मैनेज करना हो। एक तो देखिए 2 बातें हो रही है, एक तो फैमिली माइक्रो हो जा रही है, और ये स्वावलंबन के चक्कर में हम लड़कियों को घर के काम भी नहीं सिखा रहे हैं और लड़कों को भी नहीं सिखा रहे हैं। मुश्किल होता है, लड़के फिर भी थोड़ा बहुत करने लग गए हैं, लड़कियां अब घर के कामों के, घर की जिम्मेदारियां लेने में कतराने लगी। क्योंकि एक तो माँ बाप को जब शुरू में पढ़ाते हैं, लड़कियां इंट्रोवर्ट रहती है, घर में रहती है और पढ़ती है, लड़के बाहर के काम भी करते हैं, बाहर की दुनिया में ज्यादा जाते हैं। और लड़कियां जो होती है फिर वो माँ बाप होते हैं, बच्ची तो पढ़ रही है अभी, उसको कहाँ टाइम है काम करने का, काम सीखने का, सिखाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जब पढ़ लेती है, पढ़ी है तो 2-3 साल उनके मन में है कि ससुराल में जाकर के पता नहीं कैसे माहौल मिले, ये डर बना हुआ है। जबकि ऐसा माहौल आजकल खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विशेषकर शहरों में, पढ़े लिखे परिवारों में। ये डर जबरदस्ती का डर है
और लड़कियों फिर बोलते हैं 2 साल काम कर ले, 2 साल काम कर ले, ये शहर में अपने शहर में काम कर रही है तो थोड़ा कंट्रोल है, बाहर में जाके काम कर रही है, माँ बाप की नजरों से दूर है, तो उनको मालूम नहीं है उनके माँ बाप बच्चे क्या काम। मैं क्यों विशेषकर मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा बेटा साइंटिस्ट है और कई माँ बाप को कई बच्चों से बात हुई, बच्चों में जब बात होती है कुछ ऐसी बातें आती है जो उनके माँ बाप को नहीं मालूम है। यहाँ तो ऐसे सवाल करती है लड़के से, लड़के को डर लगता है, मैं तो पार्टी करती हूँ, मैं लेती हूँ, तुम भी लेते हो क्या? जैसे बच्चियां जो घर से दूर रह कर अपने शहर से दूर रह कर करती है, उनके ऊपर तो माँ बाप बिल्कुल नजर नहीं है, उनको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं रहती है। और जब शादी की बात आती है तो बच्चों की जब बात होती है आपस में दोनों मिलकर बात करते हैं। माँ बाप का डिसीजन आजकल काम नहीं कर रहा है, जब तक बच्चे बात करेंगे वो भी एक दिन नहीं कई दिनों तक बात करेंगे, ऐसे उनके खोजबीन करेंगे, पूछिए मत। और ऐसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि लड़कियां ऐसे सवाल लड़कों से पूछेंगे, लड़कों को तो बड़े में पार्टी करते हो, तुम करते हो क्या? या तुम जॉब, लड़का इसे पूछ ले तुम जॉब करती हो, वहां पर बच्चों के साथ रहती हो जाती हो, तो कभी कभी ऐसा चलता होगा, हाँ हम तो लेते हैं, तुम भी लेते हो क्या? माने जो लड़के सरल स्वभाव के हैं उनके तो अब समाज में कुछ मैंने बहुत मुश्किल हो जा रही है, तो वो दिक्कत है। लीगली एक दिक्कत है, लीगली उनको इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आज वो जो कमा रही है खुद के लिए कमा रही है, वो घर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती है, जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत देती है अलग बात है, पर आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते, राइट नहीं है आप। लड़के की कमाई के ऊपर आपका क्लेम है, लड़की का भी क्लेम है, सबका क्लेम है उसके ऊपर। वो सेविंग करेगा, प्लानिंग करके करेगा। नहीं बिल्कुल, लड़के की कमाई और मनी, लड़की की कमाई माई मनी। यस, हाँ, वो मैंने सेल्फ डिपेंडेंस के लिए, वो उसकी जरूरत के लिए, उसको तैयार भी इसीलिए किया कि उसको जरूरत पड़ जाएगी इसलिए कमाना सीखता है, तो कितना कमाना है उसको। चलिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह मानती हूँ आपकी कि आजकल लड़के और लड़की की हाँ में ही सब कुछ होता है, परिवारों का बहुत कम रोल रह गया है, लेकिन फिर भी जहां भी थोड़ी बहुत परिवारों की बात आती है तो क्या कई बार परिवार खुद ये बात नहीं कहते कि भाई ठीक है हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, अब भाई लड़की अपना कमा रही है कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लड़की की कमाई में क्या रखा है। कई बार परिवार ये बात करते हैं, क्यों नहीं वो यही क्लियर बात करते हैं। आज इस बारे में फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था जिसमें हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर आपको इन दोनों का दायित्व अगर उनको सिखाना है तो सबसे बड़ी बात तो आप ये करिए कि इनकी शादी इनको बोलिए खुद करें, अपने खुद के पैसों से ही अपनी शादी करें। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे वहां पर बच्चे और बच्ची दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब जो है वो 2 लाख रुपए का लहंगा लड़की नहीं आपसे मांगेगी, क्योंकि उसको पता है कि 2 लाख रुपए में उसका भी 1 लाख रुपए जाएगा। तो कहीं तो हमें भी अपनी सोच से बाहर आने की जरूरत है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समाज की लड़की और लड़कियों को नहीं चला सकते, ये हमारा कन्वीनियंस है, जहां पर कहीं तो हमने प्रथाओं के नाम पर चीजों को चला दिया और कहीं पर कभी हम ये कहते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा दिखावा बढ़ रहा है और वही दिखावा हम अपने घरों में भी करते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे लड़के और लड़की पे डालना, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे हमें चीजों को कहीं रोक देना, कहीं पर उनको जागरूक कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो भी ये सभा में बातें हो रही हैं वहां पर हम चाहते हैं कि हमारी लड़की आगे बढ़े, वो काम करे, वो इंडिपेंडेंट बने, लेकिन ये जो आप बातें कह रहे हैं कि जहाँ पे लड़की कहती है तुम लेते हो क्या, हम तो लेते हैं, हम तो रात की पार्टीज अटेंड करते हैं, ये लाइफ वैल्यूज की बातें हैं। ऐसे भी लड़के हैं जो ये सब काम करते हैं। आखिर प्रश्न ये उठता है कि लड़की जिसके साथ में होटल में जाती है या जिसके साथ, वो भी तो किसी घर का बेटा है, या लड़के अगर किसी के साथ में पब में जाते हैं तो वो भी किसी के घर की बेटी के साथ जाते हैं। तो ये तो परिवारों में होने वाली बातें हैं, ये समाज में होने वाली जो संरचना है ये हमेशा से ऐसा रहा है। हम बात यहाँ पर समानता और असमानता की कर रहे थे, हम बात यहाँ पे दायित्वों की कर रहे थे, अधिकारों की बात कर रहे थे, दोनों को उनके दायित्वों के बारे में समझाना आज की डेट में हमारा काम। जो आपने बात उठाई ये सामाजिक तौर पे गलत हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि ये अपनी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच और उसकी खुद की मर्यादा है, खुद का अपना मापदंड है कि वो कहाँ तक, किस लेवल तक आगे बढ़ती है, किसके साथ आगे बढ़ती है, जहां तक मैं समझती हूँ। तो व्यक्तिगत कोई राय ना देते हुए अगर हम अपने समाज के, अपने परिवार की बेटियों और बेटों दोनों को उनके उनके दायित्व और अधिकारों के बारे में बताएं, तो मुझे लगता है कि वो उनको उस समानता के स्तर तक लेके जाएं
कि भाई तुम जेंडर के हिसाब से अगर समानता मांगती हो तो उतनी ही तुम्हें दायित्वों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। हम सामाजिक आर्थिक इन समानताओं के बारे में बात करें, अपने घर की बहुओं को, बेटियों को, जैसा आपने ललित जी करा वैसे बाकी लोग भी करें, उनको बताएं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे लिए क्या पैसा है क्या नहीं है, कहाँ तक तुम्हारा रोल है कि इसमें तुम आगे बढ़ो, कहाँ पर तुम्हारा प्रवेश निषेध है। ये सारी जानकारियां हमें समानता की तरफ लेके जाएंगी। जी, एक्चुअली ये आया कहाँ से? लड़कियों का ये बिहेवियर जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, हमारी माएँ या और भी पुराने, कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट थी और उन्होंने अपनी कई इच्छाओं को मारा था। तो उनको ये लगता था कि पैसा, इंडिपेंडेंट होना आर्थिक रूप से जरूरी है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा कि तुमको कमाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको पढ़ाई करना है आगे बढ़ने के लिए, अपनी सोच को बड़ी करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है ताकि तुम किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। तो ये जो एक्स्ट्रा हमने उनको दिमाग में डाला, ये आज कहीं ना कहीं फलित हो रहा है। देखिए, जो डिसबैलेंस पहले था वही डिसबैलेंस आज क्रिएट हुआ है। पहले बेटियों को लेके था, आज बेटों को लेके है। तो एक या दो पूरी पीढ़ियां लग जाएंगी इस बैलेंस को वापस से बैलेंस करने में। क्योंकि ये जो आपने सही बात बोली रमा जी, आज जो लड़कियां या जो भी परिवारों में हो रहा है, ये रिवोल्ट है एक तरह का, ये विद्रोह है जो हो रहा है, ये विद्रोह है जो हो रहा है। चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो पुराना था कि आप एक कमा रहा है और एक घर संभाल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुष या महिला, दोनों में से कोई भी जो भी जिस काम के लिए कंफर्टेबल है या जो वो अच्छे से कर सकता है। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बोलती हूँ, मेरी शादी हुई जब मेरी सास बोलती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मेरे हस्बैंड घर का काम मेरे से अच्छा करते थे, उनको मुझसे ज्यादा अच्छा आता था। तो मैंने उनसे कुछ और चीजें भी सीखी। तो जो दोनों में कंफर्टेबल है जैसा करने में, बट इसमें एक जिम्मेदारी ले कि जैसे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कमाना है और बीवी ने कहा कि मुझे घर संभालना है। इसके बाद आज घर में इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि घर चलाने के बाद भी मेरे पास 4 घंटे बचते हैं, उसमें मैं कुछ काम कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास मशीन्स हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और हस्बैंड भी अपना काम करने के बाद उसके पास जो टाइम है घर की बड़ी जिम्मेदारियों में अपना शेयर दे। तो हम बीच वाला पाथ चुन रहे हैं जहां ना कोई बहुत ज्यादा उल्टा हो रहा है ना बहुत ज्यादा इधर जा रहा है। और घर में हम एक बात समझाएं अपनी बहुओं को, अपने बच्चों को, कि घर में पैसा ही जरूरी नहीं है, सुख शांति समृद्धि वाला पैसा है। क्योंकि हम आज जब परिचय कराते हैं, हम ये बोलते हैं ये मेरी बहू है, इसकी मंथली आज ये वहां पे पोस्टेड है, आज ये कमा रही है, या ये मेरा बेटा है, आज ये कमा रहा है। हम शुरू से पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब हम परिचय ही ऐसा देते हैं तो दूसरी बहू जो घर में है उसे लगता है कि अरे मेरी घर के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये घर बहुत अच्छे से संभालती है, इसके ऊपर घर है तो हम सब बेफिक्री से बाहर काम करते हैं। ये हम कहीं मेंशन नहीं करते हैं जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी का। ये चीज को भी हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, आज जो भी हो रहा है, अगर हम किसी महिला को भी बिल्कुल ही जो आजकल आदमी उनको बुरा ही समझ लिया, उनके दायित्व देखें अपन, अगर वो जॉब करें, क्योंकि उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं चाहते हैं। आजकल इतने खर्चे हैं, कार चलती 10-12 हजार का पेट्रोल लगता है, सबको ब्रांड चाहिए, उनके दोस्त हैं वो भी चाहते हैं महिलाएं काम करें। फिर जब घर के काम में आते हैं, कभी वो बहुत थकी हैं या कभी उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनको भी एक इंसान के रूप में समझा जाए, मशीन के रूप में नहीं। और आज इस दोषारोपण से क्या हो रहा है, हमारे सब बुजुर्ग अकेले रह गए, सब लोग पलायन कर गए। तो इसमें भूमिका आज भी अगर अपन इंडिया का रेशियो निकालेंगे तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने परिवारों के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ती हैं, जिसका कई बार उनको सम्मान, केवल एक वो सम्मान की अपेक्षा, आप अच्छे से बोलो, प्यार दो, आप प्यार से एक जानवर बदल सकते हो। तो लव इज द बेस्ट मेडिसिन। जो आप बात कह रही हैं वो कुछ समय पहले तक एग्जाम्पल जरूर हुआ करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है समाज की मैं काउंसलर हूं, मेरे पास जब कपल काउंसलिंग के केसेस आते हैं ना, तो उसमें से हर 10 में से 8 केस इसी बात पे आता है कि लड़कियां जो हैं वो काम नहीं करना चाहती। मैं ये काम वो नहीं कह रही हूँ कि वो बाजार में उतर के काम नहीं करना चाहती, नहीं, वो अपने दायित्वों से पीछे हटना चाहती। जो प्रश्न पहले कभी
हमसे पूछे जाते थे, आज वही प्रश्न पलट के आ रहे हैं कि तुम दिन भर घर पे थे फिर भी घर ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास अब समय नहीं है तुमसे बात करने का, वीकेंड पे बात करें। तो समाज का एक पहलू ये भी है, समाज में एक पहलू ये भी है, बहुत कम घरों में अब ये देखा गया है जहां पर दोनों अपने दायित्वों को लेकर, देखिए दोनों तरह की चीजें होती हैं, आज समझदार कपल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर दूसरा कपल डिवोर्स ही ले रहा है, लेकिन अगर हम उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अच्छा चला रहे हैं, लेकिन जहां परेशानी है चर्चा वही होती, लेकिन चर्चा का विषय वही परिवार है, वही कपल्स हैं, वही असमानता के शिकार लोग हैं, जहां पर या तो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार की असमानता से वो ग्रसित है। वो असमानता परिवार ने डाली है या उन्होंने खुद ने, वो एक अलग विषय है। जो महिलाओं के दायित्व हैं, दरअसल जो पुराने दायित्व थे और अभी हमने उन पर क्या कर दिया है कि उनको कमाने का भी दायित्व दे दिया है या उन्होंने खुद ले लिया। अब ये जो सिचुएशन आ गई, इसमें हम पुरानी जो उनकी जिम्मेदारियां थी उस मानसिकता से हम निकल नहीं पा रहे हैं, पहली बात। वो दूसरी बात, हम निकल सकते भी नहीं, क्योंकि घर के काम तो रहेंगे ही, उसको कोई भी करे, पुरुष करे या स्त्री करे, महिला या पुरुष जो भी कोई करे, वो तो रहेंगे। तो वो मानसिकता जो है उसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और नई जो जिम्मेदारियां हैं, जो बोझ है, वो या तो महिलाओं ने खुद ले ली है या कि हमने दे दी कि भाई तुम्हें कमाना भी है, तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम देखो परिवार ये घर चल नहीं रहा है, इसको फाइनेंशियली तुम ऐड करो, तो वो बात हो गई। तो इस चक्कर में ये एक त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई, न हम इधर के रहे न उधर के रहे, नंबर 1। नंबर 2 में जो मेरे मन की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है, आप ये सब कॉलेज में, एक-एक कॉलेज में जाकर आपको करना चाहिए, क्योंकि जो जड़ है ना वो वहां है। उन लोगों को समझना बहुत जरूरी है जो शादी करने जाएंगे या अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने की ओर हैं, उनको ये बातें ये क्लियर होनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट जो आप ये बता रही हैं। तो ये आपका प्रोग्राम वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो जैसे नवल जी ने भी बताया और भी लोगों ने बताया कि कानूनी तौर से भी इतने खतरनाक हथियार महिलाओं के पास हैं कि आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। मतलब प्रूव करना है तो दूसरे को करना है, आपको खाली इल्जाम लगाना है, बस इल्जाम लगा के चुप बैठना है। प्रूव करेगा तो वो करेगा कि ये गलत कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ भी अगर गलत हो रहा है आप प्लीज वोकल होइए, किसी भी टाइप का, आप साथ बोलिए, फैमिली में बोलिए, दोस्तों को बोलिए, किसी भी तरह से कुछ भी अगर उल्लंघन हो रही है, कुछ भी 19-20 हो रहा है। सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है, वो जब चिंगारी शुरू होती है ना सर, जब भी अगर आप बोलना शुरू करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता। आप क्या करते हैं, उसको दबा लेते हैं, भाई परिवार की बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हमारा ये होगा वो होगा, वो चक्कर में क्या होता है, वो प्रॉब्लम छोटा सा आपने जैसे बताया भाई बहुत, वो एक्सपोनेंशियली बहुत कंट्रोल के बाहर चला जाता है। वो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली में किसी से भी किसी को हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा वोकल होना जरूरी है, स्पेशली सीनियर सिटीजन को। मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है, केवल इतना छोटा है, छोटा वाला। थोड़े समय पहले शायद न्यू ईयर की बात है, घर में उसने पूरे फ्रेंड्स को बुलाया तो उसमें एक भी लड़की नहीं आई। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा सारे के सारे बॉयज आ रहे हैं, एक भी आपकी फ्रेंड कोई लड़की नहीं है क्या? मुझे उसके आंसर से मतलब दुख भी बहुत हुआ, आश्चर्य भी हुआ और दुख ज्यादा कहूंगी। उसने क्लियरली बोला कि नहीं, मुझे किसी लड़की को नहीं बुलाना। वो केवल 9th स्टैंडर्ड में है। मैंने कहा क्यों? बोला कौन उनके इतने नखरे उठाएगा मम्मा, उनके साथ अच्छी बात नहीं करे तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं, उनको पानी लाके नीचे दो, वो बोलेंगे 3 मंजिल हम कैसे जाएंगे, मैं इतना नहीं कर सकता। अगर उनको जरा सा टच हो गया तो वो ऐसा घूर के देखती हैं, तो मुझे ये सब करना ही नहीं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएटेड बाय वुमेन ओनली। आप ये जैसा रमा जी ने बोला, ये सब विद्रोह के कारण हो रहा है। एक समय था जब लड़कियों के ऊपर इतना ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट पब्लिक प्लेसेस पे हुआ है, जिसकी वजह से लड़कियों ने विद्रोह करा है, और इस विद्रोह का असर जो है लड़कों पे हो रहा है। जैसा कहते हैं कि हर लड़की जो है वो अबला नहीं होती, वैसे ही हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता, लेकिन समाज का कुछ इस तरह का एक नजरिया ही बन गया है कि आप बहुत
कई जगहों पर अब लड़के अपने आप को थोड़ा पीछे रखने लगे। कॉर्पोरेट लेवल पे भी अभी किसी ने लिखा कि कॉलेज के साथ कॉर्पोरेट में ऐसा होना चाहिए। अभी थोड़े समय पहले मैं विप्रो में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशन देने गई थी। वहां पर बात में लड़कों की टीम ने ये बताया कि वो अगर रात में ओवरनाइट जैसे काम करके भी निकलते हैं और उनके साथ की कोई लड़की अगर अकेले भी है तो हम उसको लिफ्ट नहीं देते। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिफ्ट नहीं देते। हम भले ही अपने ऑफिस के लोगों को जाके बोल देंगे कि भाई उसको 1 घंटा और ऑफिस में बैठने दो, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि हम अपनी कैब में या अपनी शेयरिंग कैब में या अपनी खुद की गाड़ी में लड़की को लिफ्ट दें। हमें उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। जैसा आपने बोला, प्रूफ तो हम करते बैठेंगे, उनका क्या है, वो तो सिर्फ एक ब्लेम लगा दें। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट जो एक स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे अस्वस्थ होती जा रही है। तो सोचना कहीं ना कहीं एक जेंडर को है कि इस तरह का रेबल सोसाइटी में हो रहा है और ये रेबल अब लड़के कर रहे हैं। एक विद्रोह जो पहले लड़कियों ने करा था, वही विद्रोह अब लड़के कर रहे हैं। तो ये विद्रोह कहाँ लेके जाएगा, ये मानसिकता उन्हें कहाँ लेके जाएगी, ये उन्हें खुद समझने की बात है। जैसा आपने बोला कि लड़कियों पे जो काम डाला गया, कई बार हमने थोपा, कई बार उन्होंने खुद लिया। कहीं ना कहीं प्रेशर तो समाज का ही था। जैसा रमा जी ने बताया कि कोई अपनी ऐसी बहू के बारे में बात नहीं करता कि वो घर अच्छा संभालती है। लोग ये जरूर बोलते हैं कि वो इस कंपनी की एमडी है, वो उस कंपनी में ये करती है। तो कहीं ना कहीं हीन मानसिकता से भी स्त्री गुजरती है कि वो कुछ कर रही नहीं, या वो कहीं कुछ और कुछ नहीं तो ऑनलाइन ही काम करेगी, लेकिन वो कर रही। तो आपने जैसा बोला कि हमने उनको आगे तो बढ़ाया, लेकिन हम पुरानी मानसिकता और नए दृष्टिकोण के बीच में फंस के रह गए। हमने उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां तो डाली, लेकिन पुराने दृष्टिकोण को हटा नहीं पा रहे। तो इसलिए लड़की भी जूझ रही है, उस चक्कर में लड़का पिस रहा है, और उन दोनों के चक्करों में परिवार की जो पारिवारिक संरचना है वो कहीं ना कहीं परेशानी में आ रही है। तो आप सभी की बात सही है कि इस तरह के विषय युवा तक जाने चाहिए, लेकिन उन युवाओं को तैयार हम ही कर रहे हैं। तो इस तरह के विषय हमारे बीच में भी उठने चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहुएं आएंगी, हमारी भी बेटियां बहू बन के जाएंगी, पत्नी बन के जाएंगी। तो इस तरह के विषयों पर हमें भी बराबर की सोच और बराबर की जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। अगर सर्वे कराया जाए तो आज भी फीमेल्स पिछड़ी हैं, उनकी भी बहुत लॉजिकल बिल्कुल है। कोई भी समाज कभी संतुलित न रहा है ना अभी है, आगे का मैं कह नहीं सकती प्रिया जी। पहले ये सर्वे मेल्स के लिए था, अब ये सर्वे फीमेल्स के लिए है, या किसके लिए क्या सर्वे, ये हमेशा एक असंतुलन रहेगा। लेकिन अपने अपने घरों में अगर हम ये संतुलन करें तो समाज संतुलित होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी हमने की और का मूवी का जिक्र किया था। एक ऐसा ही सीरियल बना था, कॉमेडी सीरियल, एक ऐसा ही कॉमेडी सीरियल बना था मिसेस तेंदुलकर। मैं वो चाहूंगी कि एक बार हम सब उसको अगर नेट पे सर्च करके देखें, मतलब वहां पर मैं बताऊं तो एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड की कहानी है जो हाउस हस्बैंड बनता है किसी कारण से। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रश्न ये है कि अगर क्योंकि हमारी माएँ और पिता ऐसे काम करते आए हैं और हमने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि मेरी मम्मी ने बहुत सहन किया, मेरे पिता ने बहुत मेहनत करी, हम वही अपने पति और पत्नी में ढूंढते हैं, भाई या बहन में ढूंढते हैं। बट प्रश्न ये नहीं है कि अगर वो उस लीक से हटकर कुछ काम करने लगते हैं तो क्या हम उतनी रिस्पेक्ट उसकी कर पाएंगे? एक हाउस हस्बैंड को कितनी रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं, ये इस समाज का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक दिमाग वाली बहू को आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं आज बोलती हूँ कि अगर मैंने सेक्रीफाइसेस करे तो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने भी करे हैं मेरे साथ सेक्रीफाइस। हम दोनों का डिसीजन होता है कि हमें किस जॉब में जाना है, किस में नहीं जाना। बस बात ये होती है कि हमें मजबूरी के तमगों में दे दिया जाता है कि ये लड़की हो इसलिए करना ही पड़ेगा, लड़के हो इसलिए करना ही पड़ेगा, और वहां से रिवोल्ट जन्म लेता है। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि हम सबको एक ओपन माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, और ये कि फलाना चीज नहीं करी तो दामाद खराब है, बेटा खराब है, बेटी खराब है, बहू खराब है, इस मानसिकता से हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। हम लोगों की मानसिकता यहाँ भी बहुत पिछड़ी हुई है। जैसे अपने दामाद को तो अपन चाहेंगे कि बेटी के इशारों पर नाचे, और वहीं अगर बेटा नाचने लग जाएगा तो उसको बहू को खराब बताना चालू करेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सोच है ये भी समाज के एक आधे वर्ग को है। आधे वर्ग को फर्क नहीं पड़ता है कि बेटा क्या कर रहा है और बेटी क्या कर रही है, ये समाज का एक वो आधा वर्ग है। बस मैं यही 80% सोच है ऐसी, 80% सोच ऐसी ही है।
लेकिन ये सोच समाज के 50% वर्ग की है। मैं वर्ग की बात कर रही हूँ। और इसके बारे में हम एक बार जरूर बात करेंगे कि महिलाओं के लिए अवरोध का कारण एक महिला या पुरुष। हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या वाकई में घर के ससुर को कोई फर्क पड़ता है कि बहू चाय बना के दे रही है, या बेटा, या घर की सास को फर्क पड़ता है? ये बात सोचने की। आज की चर्चा में सबको यही पता था कि पति पत्नी और वो में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से रमा जी ने और अनुराधा जी ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया और वो की जो परिभाषा है और वो के जो दायित्व जो थे, जो समझाया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इस चर्चा में जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, जैसे पूना से शोभा जी बिरला है, कविता जी जो वेस्ट उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय महेश्वरी सभा के कार्यकारी सदस्य है, और बहुत सारे, आशावा जी, अग्रवाल जी, प्रिया जी ने तो अपनी बात खुल कर रखी थी। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन सबसे बढ़कर नवल जी और जयश्री जी जो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू बढ़ाते हुए आ रही है। अनुराधा जी, आप जो चर्चा, जो आप टॉपिक लेके आते हैं, वो मैं चाहता हूं कि इसी तरह कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलते रहे। और कहीं भी रहेंगे जो सुझाव लोगों से मिले, उन पे भी आप अपना रिसर्च करके लाइए और समझाइए। तभी क्या होगा, सबके समझ में ये आएगा कि हम कहाँ पीछे हैं। इसी बात के साथ मैं आपको और आपकी टीम को, एफओई को, सभी को जो इसमें पार्टिसिपेट किए, धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैडम एक बात बोल रही थी, भाई महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, लेकिन इक्वालिटी की जब बात कर रहे हैं तो लड़कों लोगों के लिए भी कुछ कानून बनने चाहिए। तो खैर वो हमने हाथ में नहीं है, लेकिन एक और ट्रेंड है आज की डेट में, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज हमारा अपना व्यक्तित्व तो एक है ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे और एक व्यक्तित्व है। तो क्योंकि मेरे 2 लड़के हैं, आपस में कभी कभी बात करते हैं, भाई किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आज की नई जनरेशन की बहुओं की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया पे डाल देती है। लड़के भी थोड़ा बहुत डालते हैं, लेकिन लड़कों की कोई नहीं सुनता, लेकिन लड़कियों को कंधा देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, वो पॉइंट आता है। तो वहां पर भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सम अप, अनुराधा जी, 1-2 सॉल्यूशंस दीजिए। हाँ प्लीज। तो सम अप क्या होना चाहिए? मैं ये चौपाल चर्चा को चौपाल परीक्षा बोल सकता हूँ, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन पूछे हैं वो किसी के जवाब के बाहर ही है। कि मेरी शादी को 28 साल हो गए और मेरे पति मतलब मेरे बराबरी इन द सेंस, ऐसे नहीं कि वो मतलब घर का पूरा काम करते, लेकिन जो बेसिक जो काम करते थे वो इनफैक्ट अभी भी करते हैं। तो उससे हमारा सामंजस्य बहुत अच्छा बैठा है। और मेरे 2 लड़के हैं, एज है मतलब 26 इयर्स का मेरा बड़ा लड़का है, 24 का छोटा लड़का है। लेकिन मतलब जैसे वो हमको देखते हैं तो वो लोग भी उनका अच्छे से मैनेज करते, क्योंकि जो छोटी-छोटी बेसिक चीजें हैं, जैसे अपने खुद का स्वतः का काम करना, पानी की बोतल बनाए, अपना तौलिया उठाना, अपना बिस्तर नीट करना, ये भी बहुत सारी चीजें उनको मैटर करती है। तो जो कल उनके लाइफ में कल उनकी मतलब आएगी धर्मपत्नी, उनकी पार्टनर, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी चीजें, क्योंकि ये बेसिक चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कि ये जो होता है ना, जैसे हमने अपने बच्चों को तैयार हम करते हैं कि भाई तुम शादी, जैसे मैंने अपने बच्चों को बचपन में ही कहा कि तुम ये सब करना शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। जैसे मेरा बड़ा बेटा तो अभी सिर्फ 17 साल का है, तो मैं बचपन से दोनों को डरा के रखती थी कि ये भी काम करो, नहीं तो देखो तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। तो एक बार उनके हाथ से कुछ गिरा और मेरे नौकर ने बोला कि हटो मैं क्लीन कर देता हूँ। तो जो छोटा वाला था उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि नहीं नहीं रामू भैया आप मत करो, नहीं तो मम्मा हमारी शादी नहीं करेगी। तो कुछ इस तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कितना भी ट्रेन कर लें, ये जो परीक्षा है ना शादी के बाद की, ये कुछ ऐसी परीक्षा है कि सिलेबस ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पेपर ही बदल जाता है। हम कितना भी करके दें, लेकिन वो ऑन द स्पॉट जो बच्चों के आगे जो परीक्षा आती है वो बिना सिलेबस के आ जाती है। जैसा रमा जी ने बोला कि कुछ सॉल्यूशंस भी हमें जरूर इस चर्चा के माध्यम से देने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मेरा अपना मानना है, एज अ पर्सनल काउंसलर मैं मानती हूँ कि सबसे पहले तो हमें
परिवार के जो बड़े होते हैं, जो परिवार को अब आगे बढ़ाएंगे, उन लोगों को पहले उनको एक अपने परिवार के लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। वो क्लैरिटी कि वो अपने परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, पारिवारिक मूल्य क्या देना चाहते हैं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपके बगल वाला क्या कर रहा है, आपकी देवरानी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, आपकी जेठानी ने कैसा किया, या आपके पीहर में किस तरह से बड़ा किया जा रहा है, इन सब की बजाय अगर हस्बैंड वाइफ बैठ करके, ये हस्बैंड वाइफ बड़े बुजुर्ग वाले कैटेगरी के भी हो सकते हैं, मेरे और आपके भी हो सकते हैं, या जो नई जनरेशन अपना परिवार शुरू कर रही है उनके भी हो सकते हैं, ये बैठकर सबसे पहले तो अपने परिवार के कुछ मूल्य निर्धारित करें कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में कुछ इस तरह की परंपराएं रहें। ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है, चाहे वो कार्य के विभाजन को लेकर हो, चाहे घर की परंपराओं को लेकर हो, लेकिन ये अपना व्यक्तिगत एक नीति निर्धारण तो होना ही चाहिए। उसके बाद में यदि अगर आप अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की का चयन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, अगर बेटा कर रहे हैं तो हम उस पर अलग बात करेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आपको इस तरह का लाभ मिल रहा है कि आप अपने बेटे या बेटी के लिए उसका जीवन साथी चूज कर सके, अगर आप उस लाभ को ले रहे हैं, तो पहले इस बात की क्लैरिटी जरूर करें सामने वाले से, जो परिवार है, कि भाई अगर बेटी या बेटा जो भी वर्किंग है, वो वर्किंग के साथ साथ उन दोनों को अपने लिए घर के सभी चीजों में इन्वॉल्वमेंट जरूरी। अगर हम केटरर कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, अगर हम सामने वाले परिवार के साथ बैठ के मेनू बना सकते हैं कि भाई बारात में कैसा स्वागत होगा, क्या माला पहनाई जाएगी, अगर हम इन छोटी छोटी बातों के लिए बैठ के सामने के परिवार के साथ डिस्कशन करने से नहीं चूकते हैं, अगर हम ये नहीं सोचते हैं कि कितने की मिलनी आएगी और कितने का ये दिया जाएगा, कितने का सामा जो भी मायरा भरा जाएगा, अगर हम वहां डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम ये भी डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई हमारे घर की ये परंपराएं हैं, हमें इस तरह की लड़की चाहिए जो इन परंपराओं में सेट हो सके। ओपन डिस्कशन करिए, ये जिंदगी भर का सवाल है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कई परिवारों में, एक बार मैंने और नवल जी और रमा जी ने इस बारे में भी डिस्कशन किया था चर्चा में, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक बार पुष्पा आंटी ने भी इस प्रॉब्लम को हमारे सामने रखा था कि अगर लड़की की हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स लोन लेते हैं और लड़की जॉब के बाद उस जॉब को कंटिन्यू करती है, तो उस लोन को भरने की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे लड़का अपनी पढ़ाई के लिए हुए लोन को शादी के बाद भी भरता है, क्या ये जिम्मेदारी लड़की की है? इस बात की क्लैरिटी रखने में कोई बुराई नहीं। आप ये सोचें कि शादी के बाद अब लड़की की जो कमाई है वो कमाई हमारे घर आएगी, ये आप सोच लेके चलते हैं। कई जगहों पे ये बोला जाता है कि भाई लड़की कुछ भी कमाए, हमें उस कमाई से कोई लेना देना नहीं है, उसकी कमाई वो अपने से रखे, हमारा बेटा घर चला देगा। ये आपकी सोच पे है, आपका क्या दृष्टिकोण है, ये आप पे है। ओपन डिस्कशन के लिए सामने वाला परिवार कितना ओपन है, कितना नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये जीवन भर की बात है। जीवन भर इन छोटी छोटी चीजों पे कुड़कुड़ करने से अच्छा है एक बार बात की क्लैरिटी की जाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई लड़की के लोन की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है। अगर लड़की खुद उठा रही है तो ये अब आपको स्वीकार करना है कि ठीक है, लोन तो 4-5 साल में चुक जाएगा, उसके बाद तो बेटी अपनी ही है ना, या बहू अपनी ही हो जाएगी ना। इस तरह की सोच अब आपको खुद को मैनेज करनी है। और अगर आपके पास ये लाभ नहीं है कि आप अपने बेटे या बेटी के लिए उनका जीवन साथी चूज कर रहे हैं, और ये जो चॉइस, ये जो सिलेक्शन है, ये उनका खुद का है, ऐसी सिचुएशन में भी अपना पल्ला मत झाड़िए ये बोल के कि तुमने चूज किया था, अब तुम संभालो। नहीं, सिलेक्शन उनका है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने उनको इतना काबिल बनाया कि वो अपने लिए एक जीवन साथी सेलेक्ट कर सके। तो उनकी पसंद पर अपनी मुहर लगाइए, उनकी पसंद पर अपना भी एक विश्वास रखिए कि वो जिसको पसंद कर रहे हैं, आपका बेटा या बेटी उसके साथ निभाएगा। और उनकी किसी भी परेशानी में अगर कल को उनके बीच में कोई मतभेद भी हो रहा है, तो परिवार के बड़े होने के नाते उस मतभेद के साथ उनका साथ दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, जिसमें बोला जाता है कि लव मैरिज है, देखेंगे कितना टिकेगी। अब वो समय नहीं है, साथ में उनके साथ रहिए। वो भी कौन सी अरेंज मैरिज ज्यादा टिक रही है, जो लव मैरिज ही ज्यादा टिक रही है। एग्जैक्टली तो वो कौन सा जो है वो आपके द्वारा चूज किया हुआ लड़का या लड़की सही करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो जो भी निर्णय है उसमें परिवार साथ रहे,
जिसको कहते हैं ना कि अगर बच्चा लड़खड़ाता है और वापस अपने माँ बाप की तरफ देखता है तो उसको उन आंखों में एक भरोसा दिखना चाहिए कि हम हैं, हम तुम्हारे लिए हैं। गलती तो सबसे होती है, हम आज भी अपने परिवार, अपने आर्थिक चीजों में गलती करते हैं, बिजनेस में गलती करते हैं, तो अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उससे पल्ला नहीं झाड़ना है। तो ये सोल्यूशन भले ही नहीं हो सकता, लेकिन एक दृष्टिकोण हो सकता है जिसको लेकर अगर हम आगे बढ़े तो शायद बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द पावर। बच्ची के साथ कम्युनिकेट करिए। आजकल तो वैसे भी कोर्टशिप जो है वो इतनी ज्यादा लंबी चलती है, तो उस कोर्टशिप में सिर्फ घूमना घुमाना ही नहीं, या लड़की को बात बात पे घर बुला के उसको जीवन कराना नहीं, उसके साथ साथ उसकी सोच से परिचित होइए, उसको अपनी घर की सोच से परिचित कराइए। जो देखा गया है हैदराबाद में, तो मैं ये बहुत ज्यादा देखती हूँ कि जब सगाई हो जाती है उसके बाद हर 30 त्योहार पे लड़की को घर बुलाया जाता है, या कोई और कहीं परिवार में फंक्शन है तो लड़की को बुलाकर उसको कुछ कुछ तो भी करते हैं। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस बच्ची के साथ या उस बेटे के साथ में अपना समय व्यतीत करिए। लड़की को भी एक कल्चर शॉक ना लगे कि वो कहाँ तो पापा की परी थी और कहाँ वो आ गई। ये कल्चर शॉक लड़की को भी नहीं लगना चाहिए, ये कल्चर शॉक आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो शायद ये कुछ सॉल्यूशंस आपको दे सके। बाकी तो फिर मैं पुराने वाली बात ही कहूंगी कि ऐसा एग्जाम है जिसका तो सिलेबस ही आउट रहता है हमेशा। मैडम ने बात करी लव मैरिज ज्यादा दिख रही है, फिर लव मैरिज में भी प्रॉब्लम उतनी ही है, लेकिन लव मैरिज में एक खास बात ये है कि लड़का लड़की दोनों को पता है कि हमको फैमिली सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए साथ में नहीं आएगा, हमारे लिए आगे आके नहीं खड़ा होगा। कुछ हो जाएगा तो हम दोनों को ही आपस में निपटना है। तो ये जो आजकल ये जो 24/7 चालू रहता है ना कॉल्स, वो व्हाट्सएप वगैरह पे भी आते रहते हैं। अगर दोनों परिवार ये डिसाइड कर ले कि भाई इन लोग को पहले इनकी गृहस्थी जमने दो, इनका दही जमने दो, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से सक्सेस रेट काफी कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे आशा है कि बहुत एक नया दृष्टिकोण जरूर मिला होगा जो हम लोग यहाँ पे आपस में जुड़े हैं, और आगे भी ऐसे होने वाली चर्चाओं से जुड़िए, क्योंकि आपके विषय जब इस सभा में आते हैं तो वो बाकी सबके विचारों से या तो मेल खाते हैं या अपोजिट में होते हैं, जो भी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें झंझकोड़ते हैं कि हमें किस तरह से नहीं सोचना चाहिए या किस तरह से सोचना चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।